नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक ए बी रायते आपका इस वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले 3 वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती के पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरों का अध्ययन शुरू किया था। इस पाठ के माध्यम से हमने देखा कि लेखिका अपने पत्र के माध्यम से किशोरियों को जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनका समाधान करने की कोशिश कर रही है। जो कोशिश एक माँ के रूप में, एक मार्गदर्शिका के रूप में इन्होंने की है। जो कुछ किशोरियों के मन में स्नेह या प्रेम का भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो जाता है, उस भाव को उन्होंने समझा है। लेकिन उसमें जो कुछ गलतियां हैं, उसमें जो कुछ अनुचित उचित अनुचित होता है, जो कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो समझ उन लड़कियों में, उन युवतियों में होनी चाहिए, शायद वह नहीं होती है। और वही समझ वो इस पाठ के माध्यम से देना चाहती है या देने की कोशिश कर रही है। जो नई पीढ़ियाँ है, जो आज की पीढ़ियाँ है, जिन्होंने पश्चिमी समाज से, पश्चिमी देशों से आए हुए मूल्यों को, संस्कारों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया है, उन्हें मानना, उनको ही अपनाना, उनका अंधानुकरण करना, यही उनका उद्देश्य बना हुआ है, लक्ष्य बना हुआ है, और उसी दिशा में वो आगे बढ़ती जा रही है। इससे जो हमारे देश की संस्कृति, परंपरा टूट रही है, बिखर रही है, और उन परंपराओं को, संस्कृति को आज के ये जो नौजवान है, ये जो युवतियाँ है, ये जो युवक है, वो उन्हें कालबाह्य मान रही है, उन्हें त्याग रही है, उनकी अवहेलना कर रही है। और ख़ास करके जो युवक आज आत्मनिर्भर बने हैं, उन उन युवकों के माध्यम से ये सारी चीज़ें घटित हो रही है। उनके जीवन के देखने का नज़रिया, उनका दृष्टिकोण बदला हुआ है। उनमें विवेकहीनता आ गई है। जल्दबाजी में फैसले लेने की कार्य या जल्दबाजी में फैसले लेने का काम वो लोग कर रहे हैं, और इसके कारण उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई है, बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हुई है, और जिसके कारण उनके जीवन का जो आनंद है, जो सुख है, वो शायद ख़त्म होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। और इसके अनुसार नए जो मूल्य हैं, वो नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतार कर हमें स्वीकारने होंगे। मतलब नए मूल्य तो हमारे संस्कृति में, हमारे जीवन में हमें चाहिए, हमें उसे स्वीकारना होगा, लेकिन वो हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमारे तरीके से होनी चाहिए, हमारी संस्कृति के मेल जोल से बने हुए होने चाहिए। तब जाके सही मायने में वो हमें, हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं, हमारे आने वाली आगे की पीढ़ियों के लिए लाभ देने वाली हो सकती है, या खुशी लाने वाली हो सकती है। अन्यथा आगे चलकर सभी व्यवस्था जो है, सभी मूल्य जो है, वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो स्थिति समाज में उत्पन्न होगी वो ये अच्छी नहीं होगी, ऐसी लेखिका को वहाँ पर लगता है। पिछली वीडियो में जो हमने देखा था, वहाँ पर हमने देखा कि उनकी बेटी सुगंधा, उसकी जो सहेली है रचना, उसने जो क्रांति का निर्णय लिया था, उसके दृष्टि से जो कथित क्रांति लेखिका ने कहा उसे, जो कि असल में नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसी जो क्रांति उसने सोची थी, बिना सोचे बिना समझे जल्दबाजी में, जो उसका कॉलेज शुरू ही हुआ था, और उस जल्दबाजी में वो जो शादी का फैसला करने जा रही थी अपने ही कॉलेज के किसी युवक के साथ, वो जो फैसला कर रही थी, जो बातें वो क्रांति की कर रही थी, वो कैसे गलत है, और उसके माध्यम से आगे चलकर उसे कैसे दुख झेलने पड़ सकते हैं, किन परिस्थितियों से गुजारना पड़ सकता है, और जो तकलीफ होगी उसे संवरने के लिए फिर उसके पास आगे चलकर कोई रास्ता ही ना बचा हो, ऐसे स्थिति में ये सब पहुंच सकता है। तो इस स्थिति में पहुंचने से बचाने के लिए लेखिका अपनी बेटी को समझाती है कि अगर वो तुम्हारी सच्ची सहेली है, सही मायने में तुम उसे अपनी सहेली समझती हो, तो तुम्हें उस तटस्थ रहकर उस समस्या को अनदेखा कर कर उसे दूर भागना, ये कोई अच्छा या सही कदम नहीं होगा। तुम्हें उस अपनी इस सहेली को उस रास्ते से, उस
दुख की ओर जाने वाले रास्ते से निकालना होगा और उसे सही रास्ते पर लाना होगा। उसके फैसलों को, उसके जो लिए हुए निर्णय हैं उनको उसे दिखाना होगा, समझाना होगा, उसे सही रास्ते पर लाना होगा। और वो किस तरह से गलत है, किस स्थितियों में है, कैसा है, वो तो लेखिका ने वहाँ पर समझाया कि किस तरह से वो फैसला लिया है, कितने की जल्दबाजी में लिया है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, किस परिस्थितियों में हो सकते हैं, उम्र के कारण या जिस उम्र में वो रचना है उस उम्र का उस पर क्या प्रभाव होता है, वो सारी बातें हमने पिछले वीडियो में समझ ली थी। आप उससे बचने के लिए जो रास्ते, जो उपाय, जो सुझाव वो अपने बेटी के माध्यम से रचना को देने वाली है, और वो सुझाव क्या है इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझने वाले हैं। आशा है कि आप सब भी इन सुझावों को सोचकर समझकर अपने जीवन में भी ज़रूरत के अनुरूप अगर इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें भी आने वाली ऐसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, उससे हम बच सकते हैं और हमारे जीवन में भी ऐसे दुख या दर्द तकलीफ का समय जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं क्या रास्ते वो बताती है और किस तरह से वो लाभदायक साबित हो सकते हैं। देखिए, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। लेखिका अपने बेटी को रचना की सहायता में क्या करने के लिए कहती है वो हमें यहाँ पर देख रहे हैं। लेखिका सुगंधा को कहती है कि तुम अगर उसकी अच्छी सहेली हो तो अच्छी सहेली होने के नाते तुम्हें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है, उसके परिवार की जो जानकारी है, उसके परिवार के बारे में जो कुछ तुम्हें मिल सकता है, उसका जो भी जानकारी तुम्हारे पास है उसका अध्ययन करो, उसकी जानकारी प्राप्त करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। सबसे पहले उन्होंने पहला सुझाव क्या दिया कि पहले तुम उसके परिवार की स्थिति को, उसकी पृष्ठभूमि को, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, उसको समझो, उसके बारे में अध्ययन करो। जब अध्ययन करने के बाद तुम्हें जानकारी मिलेगी और उस जानकारी में तुम्हें अगर ये लगेगा कि रचना अपने परिवार से कट चुकी है, दूर हो चुकी है, उससे कई तरह से उसका भावनिक जो नाता है, उसका जो रिश्ता है उनके साथ, वो कहीं ना कहीं बिखर चुका है, कहीं ना कहीं दूर हो चुका है, वो उनसे दूर जा चुकी है, ऐसा अगर तुम्हें लगता है तो उसके परिवार और उसके बीच में ये जो कड़ी है उस प्यार की, स्नेह की, वो रिश्तों की, नातों की, जो कि रचना की ओर से टूट गई है, तो उस कड़ी को सबसे पहले तुम्हें जोड़ने का प्रयास करना होगा, जोड़ने की कोशिश करनी होगी तुम्हें। और तुम्हें क्या करना होगा, रचना का परिवार जो उससे दूर गया है, रचना जो उसके परिवार से दूर गई है, उन्हें फिर से आपस में एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करनी होगी, उन्हें पास लाने की कोशिश करनी होगी, एक दूसरे के मन में फिर से एक बार स्नेह उत्पन्न हो, एक दूसरे के प्रति आदर प्रेम भाव उत्पन्न हो, ये कोशिश तुम्हें वहाँ पर करनी होगी, ऐसा लेखिका उसे समझाती है या अपनी बेटी को समझाती है। अब देखिए, जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उसके लिए क्या करना होगा, तो वो भी उन्होंने आगे बताया। जैसे तुम मुझे, मतलब सुगंधा जैसे लेखिका को पत्र लिखती है, उससे भी कहो वो अपनी माँ को पत्र लिखे। तो पहला प्रयास उन्होंने, पहला सुझाव क्या दिया कि जैसे तुम पत्र लिखते हो उसे कहो तुम कि रचना भी अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले। दूसरा सुझाव उन्होंने क्या कहा कि उसके घर में जो उसके जो भाई बहन हैं उनकी बातें, उनके जो कुछ भी स्थितियां हैं, उनकी समस्याएं, उनकी बातें, उनके विचार, उनका कार्यकलाप, उनकी स्थितियां, उसको जानो, उनमें रुचि लो, उसका आनंद लो, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उससे सलाह ले। तो ये जो रचना की समस्या है, इन समस्याओं से उसे निकालना है, दूर होना है, उस समस्याओं से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए रास्ते चाहिए, उसके लिए उपाय चाहिए, मार्ग चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, या उसे सबसे पहले ये समस्याएं अपनी माँ को बतानी होगी, उससे खुलकर बात करनी होगी, समस्याएं उनको बतानी होगी, समझानी होगी, जो कुछ भी है। अगर वो उससे बात करेगी
तो उन समस्याओं पर क्या किया जा सकता है उसके बारे में उसकी माँ की जो सलाह होगी, उनके जो उपाय होंगे, शायद वो उसके काम आ जाए, वो उसकी सुने। इसीलिए सबसे पहले तो उस समस्याओं पर अपने माँ की मतलब रचना की माँ का सुझाव ले, ये भी एक मार्ग उन्होंने समझाया है। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वो अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। हो सकता है कि शायद उसकी माँ पढ़ी लिखी ना हो, क्योंकि उस ज़माने में उस समय में बहुत ही कम महिलाएं पढ़ी लिखी हुआ करती थी या ऐसी चीज़ों की जानकार हुआ करती थी। शायद उसकी माँ पढ़ी लिखी ना हो, इन स्थितियों को समझने में सक्षम ना हो, इन परिस्थितियों का आकलन उसे करने की क्षमता ना हो। वो चाहे इसमें कोई रास्ता ना दिखा पाए, उसका कोई निर्देशन न कर पाए, कोई मार्ग न दिखा पाए, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ऐसा घर में दूसरा कोई होगा। अगर माँ ये बात नहीं कर सकती है तो शायद इस योग्य न हो माँ तो वो अपनी बड़ी बहन से ये सभी चीज़ें कह सकती है, उसके माध्यम से कोई रास्ता निकाल सकती है, उससे कोई सही राय वो ले सकती है। या बहन ना हो तो भाभी है, तो भाभी से वो निर्देशन ले सकती है, रास्ता ले सकती है, या उससे कोई मार्गदर्शन जो है वो ले सकती है और उसके आधार पर अपनी समस्याओं से वो निकल सकती है, या समस्याओं पर कोई रास्ता या उपाय जो है वो प्राप्त कर सकती है, अपने प्रश्नों के उत्तर जो है वो ढूंढ सकती है। तो वो इस तरह से माँ से कहे, माँ अगर नहीं सक्षम तो बहन से, बड़ी बहन से कहे, बड़ी बहन भी नहीं हो तो भाभी से कहे, किसी से न किसी से तो उससे ये बात करनी होगी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा, अपनी समस्याओं को बताना होगा और उस पर उनके विचारानुरूप कुछ सलाह, कुछ सजेशन, कुछ मार्ग, कुछ उपाय, कुछ रास्ते ढूंढने होंगे। अगर यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। अगर माँ भी सहायता ना कर सके, अगर बड़ी बहन भी सहायता न कर सके, शायद भाभी भी सहायता न कर सके, तो ठीक है, हो सकता है कि माँ उस लायक न हो, बड़ी बहन हो, अगर नहीं हो, भाभी, उस भाभी को पास से भी कोई आशा नहीं है, चलो ठीक है, परिवार का कोई सदस्य इसमें कोई रास्ता निकालने में सक्षम नहीं है या मदद करना नहीं चाहता या उस सोच का नहीं है या उससे कोई आशा नहीं है, तो ठीक है, उन सभी को छोड़ दो परिवार। लेकिन ऐसा तो कोई होगा ना जो असल में तुम जिसे अपना मानती हो, अपने दिल के करीब, या एक अच्छा मित्र या अच्छी सहेली किसी को अगर मानती हो, तो जो सहेली, लेकिन ऐसी सहेली जो समझदार हो, जो ये सभी चीज़ें समझने के लिए काबिल हो, ऐसे किसी समझदार सहेली को भी तुम कह सकती हो, उससे अपनी बातें समझा सकती हो। कोई सहेली नहीं हुई तो कोई रिश्तेदार होगा, कोई मौसी की बेटी हुई, कोई फूफा की बेटी हुई, कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझता हो और इन सभी बातों को समझने की क्षमता रखता हो, इन सभी विचारों को, भावनाओं को अच्छी तरह से जान सकता हो। ऐसा कोई ना कोई तो होगा, उसको तुम कहो, उससे तुम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करो, उनको ये सभी चीज़ें बताओ, उनको इन सभी चीज़ें बताने के बाद अपना मन जो है वो हल्का करो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कोई समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बनाओ। अब राजदार का अर्थ होता है भेद जानने वाला, भेदिया, मतलब तुम्हारा जो भेद है, तुम्हारा जो राज है उसे बता दो, उसको अपना राजदार बनाओ। सिर्फ अकेले ही ये सारा बोझ मत ढो, तो इस तरह किसी और को देकर या बताकर उसे बांटने की कोशिश करो। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। अब ये संभव है कि और एक संभावना है कि अगर ठीक है, ऐसी स्थिति में माँ, बड़ी बहन या कोई ऐसी स्थिति में काम न आए, तो घर में कोई ना कोई तो ऐसा सदस्य होगा, घर का कोई भी सदस्य हो जिस सदस्य को तुम
सदस्य से तुम बात करो, बातचीत करो, इन सभी चीज़ों के ऊपर, इन समस्याओं के ऊपर, इन स्थितियों के ऊपर अपने विचारों के बारे में उन्हें बताओ, अपने स्थितियों के बारे में बताओ, बातचीत का सिलसिला शुरू करो। अब यहाँ पर सिलसिला का अर्थ होता है क्रम। वो बातचीत का क्रम जो है वो शुरू करो और उसके माध्यम से परिवार से जुड़ जाओ, उनसे जुड़कर, उनके साथ जुड़कर वो अपनी ये जो समस्या है, जिस समस्या में वो घिरी हुई है, जिसको वो करना चाहती है, या वो संकट में, समस्या में अब क्या करे, इस प्रश्न से जूझ रही है, जिस परिस्थिति से वो जूझ रही है उससे वो निजात पा सकती है। निजात का अर्थ होता है छुटकारा। मतलब वो अकेले जो अब जो वो झेल रही है, जिस मानसिक स्थिति में वो पहुंच गई है, उससे वो बाहर आ सकती है जब ये बातें वो सभी को बताएगी, समझाएगी, अपने विचारों को व्यक्त करेगी। तो शायद वो लोग उस समस्या से निकलने के लिए उसे मदद कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, सही रास्ता जो है वो दिखा सकते हैं, और उस रचना को भी उस रचना को भी उससे काफ़ी मदद जो है वो मिल सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही, अगर ये सभी कुछ नहीं हुआ तो अंत में तुम तो उसकी मैत्रीन हो ही, तुम तो उसकी सखी या सहेली हो ही साथ। अगर किसी ने नहीं किया तो तुम्हें तो ये करना ही है, या तुम तो कर ही रही हो, तुम्हें आगे करना ही होगा। मतलब ये राजदार, तुम तो असल में उसकी राजदार हो ही, और कोई बना या नज़दीक का या उसके रिश्ते में कोई बना तो अच्छी बात है। अगर कोई भी उसे नहीं मिला, या जिसके साथ ये सारी बातें वो नहीं कह पाई, ये सारी चीज़ें वो नहीं समझा पाई, तो अंत में अपना मन हल्का करने के लिए, सारी बातें बताने के लिए उसके साथ तुम हो ही, क्योंकि तुम भी उसकी एक सहेली हो और निश्चित तौर पर तुम समझदार भी हो। और इसलिए वो जो जिम्मेदारी है, लेखिका को लगता है वो तुम निभा पाओगे। ऐसे समय वो तुम्हारी बात सुने, तुम्हें ऐसे समय में वो तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेखिका ने जो अपनी बेटी को भी समझ दिया बहुत अच्छी तरह से। लेखिका कहती है कि जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, ऐसे समय में जब वो तुम्हारे साथ अपना मन हल्का करती है, तो तुम उसे अपनी तरह से अलग अलग रास्ते दर्शा रही हो, दिखा रही हो, जो कुछ उसके उत्तर उसको दे रही हो, जो मार्ग उसे दिखा रही हो। शायद वो उस मार्ग से या तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं होगी, तुम्हारी बात शायद वो सुनना नहीं चाहेगी, या तुम्हारे रास्ते पर वो आगे बढ़ना नहीं चाहेगी, तुम्हारी बात को वो सुनना पसंद न करे, तुम्हें झटक दे, मतलब तुम्हें टाल दे, तुम्हें दूर कर दे, तुम्हारी बातों को गंभीरता से न ले, तब भी लेखिका कहती है कि उसकी वर्तमान वो उसका कारण ये है कि उसकी जो वर्तमान मनोदशा है, उसकी जो स्थिति है, मन की जो स्थिति है, वो किस तरह की है तुम तो जानती हो। और उस मनोदशा को देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम्हें झटक भी दे, कभी भला बुरा भी कह दे, तुम्हें टाल भी दे, तुम्हारी बात भी न सुने, तो भी तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम्हें उस चीज़ को समझना होगा कि उसकी मनोदशा, उसकी मन की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, और इसी कारण वो इस तरह का बर्ताव कर रही है, इस तरह का व्यवहार कर रही है। और इसीलिए तुम्हें उन सभी कृतियों का, उन सभी स्थितियों का एक तरह से ध्यान रखना होगा, और उसको समझकर बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसा लेखिका ने उसे समझाया। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। लेखिका कहती है कि ये काम तुम कब कर सकती हो, तो सबसे पहले तो उसे बात करने के लिए जब वो अच्छे मनस्थिति में हो, उनकी जो मनोदशा है वो अच्छी हो, उसका मूड थोड़ा अच्छा हो, सही हो, थोड़ी खुश हो, अच्छे तरह से बात करने के लिए वो तैयार हो, ऐसी स्थिति में उसके मन को टटोलो, थोड़ा जांचो। टटोलने का अर्थ होता है जांचो, थोड़ा मन को जांचो, टटोलो, तोलो, और फिर उसे समझाओ। लेकिन कैसे? प्यार से, सही तरह से, सही भाषा में। भला बुरा कहकर अगर तुम समझाने की कोशिश करोगी
तो फिर वो मानेगी नहीं। तो उसे समझाओ, लेकिन प्यार से, सही तरह से, सही भाषा का प्रयोग करके तुम उसे समझाने की कोशिश कर सकती हो, उसे समझा सकती हो। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम एक उसकी सही सहेली हो और शुभचिंतक सहेली हो। शुभचिंतक मतलब उसका अच्छा सोचने वाली सहेली हो, उसके लिए अच्छा सोचने वाली तुम्हारी मनीषा है, तुम्हारी मंशा उसके लिए अच्छी है, तो तुम उसकी सही सच्ची सहेली खुद को मानती हो। तो ऐसे सच्चे सहेली के नाते, शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय में तुम्हें कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो तुमसे बुरा बर्ताव करे, व्यवहार करे, तो भी तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह उस स्थिति में, उस मनोदशा में है जिस मनोदशा में वो इस तरह का बर्ताव कर सकती है। और इसीलिए तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है। वो तुम्हारी बात नहीं सुनती है तो भी ठीक है, फिर भी तुम्हें उसके साथ बने रहना है। या तुम्हारी बात का बुरा मानती है, कभी तुम्हें भला बुरा भी कह सकती है, तो भी तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना है। तुम्हें उसकी बातों का या उसके बर्ताव का बुरा नहीं मानना है। ये बात लेखिका ने अपनी बेटी को वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तुम साथ छोड़ दोगे तो वह और टूट जाएगी। ऐसी वो तो इतनी बुरी स्थिति में है, उसकी मानसिकता, मनोदशा इतनी खराब है कि सब उससे दूर जा चुके हैं। उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके बाकी सहेलियां, सभी चीज़ें उनसे दूर जा चुके हैं। सबसे वो रिश्ता तोड़ चुकी है, सब उससे रिश्ता तोड़ चुके हैं। वो इस खराब हालत में बस फंसी हुई है कि पूछो मत। और ऐसी स्थिति में वो तुम ही हो जो उसका आधार हो, उसकी सहेली हो, उसकी साथी हो, उसकी सच्ची शुभचिंतक हो। और ऐसी स्थिति में तुम भी अगर बुरा मान जाओगी और तुम भी उसका साथ छोड़ दोगी, तो समझ लो कि वो पूरी तरह से टूट जाएगी, अकेली हो जाएगी पूरी तरह से। मतलब जो उसको आधार की ज़रूरत है, जो सच्चे शुभचिंतक, सच्ची सहेली की ज़रूरत है, वो पूरा करने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में इसीलिए लेखिका कहती है कि तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना होगा, उसका साथ नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि वो टूट जाएगी और टूट जाएगी। वो पहले से ही टूटी हुई है उन समस्याओं से, इन परेशानियों से, उन स्थितियों से जिनमें पढ़कर वो पूरी तरह से एक परेशानी में है। और तुम अगर छोड़कर चल जाओगी या तुम भी रिश्ता तोड़ दोगी तो पूरी तरह से और ज़्यादा टूट जाएगी। अकेली पढ़कर वह उधर की जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी और ऐसी स्थिति में वो अकेले पड़ जाएगी। और वह जब अकेली पड़ जाएगी तो वो उस स्थिति में जो तुम चाहती हो कि वो ऐसे निर्णय, ऐसा रास्ता न चुने, वही रास्ता लेने के लिए फिर वो मजबूर हो जाएगी, क्योंकि फिर उसे बस वही एक हमदर्द, वही एक साथी लगने लगेगा और वो उसी तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी, जो कि हमने देखा अब तक कि वो उसके दृष्टि से और सभी की दृष्टि से अच्छा नहीं है, सही नहीं है। जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो, और वह कहाँ चले जाएगी, जहाँ जाने से तुम अब तक उसे रोकना चाहती थी, उससे दूर करना चाहती थी, वही तुम अगर उससे रिश्ता तोड़ लेती हो, उससे दूर जाती हो, उसका साथ छोड़ देती हो, तो निश्चित तौर पर वो जो है वही चली जाएगी जहाँ पर जाने के लिए तुमने अब तक रोका हुआ था या अब तक उसे मना कर रही थी। इस तरह से जो साथ छोड़ने से एक तरह से वो उसके रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। लेखिका ने कहा यही सही समय है। इस समय में ही तुम्हारा धैर्य, धीरज कितना है, तुम्हारा संयम कैसा है, इसकी परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर संयम का अर्थ जो है
नियंत्रण, संयम का अर्थ होता है नियंत्रण। तो ये तुम्हारे नियंत्रण, तुम खुद पर कितना काबू रख सकती हो, कितना धीरज धारण कर सकती हो ऐसी बुरी परिस्थितियों में। जो तुम्हें धिक्कार रहा है, जो तुम्हें दूर कर रहा है, जो तुम्हें टटोल रहा है, जो तुम्हें बुरा भला भी कह रहा है, ऐसी स्थिति में, और जो तुम्हारी सहेली है, ऐसी सहेली से तुम्हें इस तरह की बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, उससे वो ये बर्ताव मिल रहा है तो निश्चित तौर पर तुम्हें भी बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हें साथ नहीं छोड़ना है। यही तुम्हारे धैर्य की, यही तुम्हारे संयम की परीक्षा है। तुम खुद पर कितना, ऐसे स्थिति में भी खुद पर कितना नियंत्रण कर सकती हो, यह देखना ही तुम्हारी परीक्षा है, ऐसा लेखिका उसे कहते हैं। अगर ज़रूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। अब देखिए और कुछ सुझाव। अब बहुत सारे सुझाव तो पहले से ही लेखिका ने दिया है कि उसको किस तरह से तुम बचा सकती हो, उस बहकने से या गलत रास्ते पर जाने से किस तरह से रोक सकती हो। तो वो सारी चीज़ें तो तुम करो ही करो, ठीक है, उसमें भी नहीं हुआ, लेकिन तुम अंत तक, उस अंतिम समय तक उसके साथ रहो, उसका साथ दो, हर तरह से हर संभव कोशिश प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम खुद को उसकी सहेली मानती हो, सच्ची सहेली मानती हो। तो सच्ची सहेली का कार्य यही है कि उसे भटके रास्ते से सही रास्ते पर लाना। अगर ये सभी मार्ग तो तुम करते ही रहो, साथ ही साथ और भी कुछ उपाय उसने लेखिका ने उसे बताए हैं, अपने बेटे को बताए हैं। अगर क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें लगता है, ज़रूरी लगता है, तुम खुद ज़रूरी समझती हो, तो सहेली के कथित दोस्त, जो सहेली जिस दोस्त के साथ शादी करना चाहती है, या जो दोस्त को वो अपना प्रेमी मानती है, उस कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से तुम किसी समय बात कर सकती हो, उससे मिल सकती हो, उससे बात कर सकती हो तुम। और बात क्यों करनी है, किस लिए करनी है, तो वो भी लेखिका ने बताया। सबसे पहले बात किस लिए करनी है, तो उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो। यहाँ पर मंशा का अर्थ होता है इच्छा। उसकी असल में इच्छा क्या है, वो उसकी सोच क्या है, वो सोच को समझना, उसकी इच्छा को समझने के लिए तुम उससे मिल सकती हो। और उस इच्छा को समझने के बाद अपनी सहेली जो है उसे अवगत करा सकती हो, उसे बता सकती हो, उसको जानकारी दे सकती हो। जो कुछ तूने समझा है उसके बारे में, उसकी इच्छा के बारे में, उसके बर्तन के बारे में, तो तुम उसे, जो कुछ तुमने जाना हुआ है, अवगत का अर्थ होता है जाना हुआ, जो कुछ तुमने उसके माध्यम से जाना हुआ है, वो तुम अपने सहेली को उसको समझा सकती हो, अ, या जो कुछ तुमने समझा है उसको, उसके बारे में अपनी सहेली को आगाह कर सकती हो। आगाह करना, आगाह का अर्थ होता है सचेत। तो तुम उसे सचेत कर सकती हो, उसे आगाह कर सकती हो। यहाँ पर आगाह करना एक वाक् प्रचार भी होता है। तो वाक् प्रचार आगाह करने का अर्थ होता है सूचित करना। तो लेखिका करती है, आगाह कर सकती हो, मतलब उसे सूचित कर सकती हो, यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है। अब तुमने जो जाना है, यहाँ पर दो परिस्थितियाँ हैं। एक तो लड़के की जो मंशा है वो सही है, तो उस तरह से भी तुम उसे अवगत कर सकते हो, उसे सूचित कर सकते हो। या दूसरा, लड़के की मनीषा गलत है, सही नहीं है, तो उस तरह से भी तुम सूचित कर सकते हो। जैसे तुम्हें महसूस हुआ है, जैसे तुमने अनुभव किया है, उस तरह से तुम अपने सहेली को निर्देश दे सकती हो, समझा सकती हो, अवगत कर सकती हो, सूचित कर सकती हो। तो लेखिका यहाँ पर कह रहे, देखिए, यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, सही है, अच्छा है, उसका कोई दोष नहीं है, वो इस तरह से बहला फुसला नहीं रहा है, निर्दोष है, सच्चे भाव से शायद वो रिश्ता निभाना चाहता है, ऐसा तुम्हें लगता है, और
निर्दोष है, साथ ही साथ निश्चल है। यहाँ पर निश्चल का अर्थ होता है छल रहित। अगर कोई छल करने वाला ना हो, उसके मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, ऐसा है, निश्चल है। अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है। अपने प्यार में कैसा है? सच्चा है, उससे ही सच्चा प्यार करता है। अड़िग का अर्थ होता है अटल। प्यार भी सच्चा करता है और प्यार पर अटल भी रहना चाहता है, अटल भी रहेगा ऐसा तुम्हें लगता है। सही मतलब स्थिति देखिए क्या है लेखिका। अब वो दोनों का रिश्ता या सोच या दोनों की जो भावना है वो कहीं भी हर समय गलत ही होगी ऐसा भी नहीं है। दोनों तरह से लेखिका ये चीज़ें मानती है, समझती है, और इसीलिए लेखिका ने कहा है कि मान लो कि तुम उस लड़के से मिलो, लड़के को मिलने के बाद तुम्हें जो बातें समझ में आई उसमें ये भी हो सकता है कि लड़का अच्छा हो, निर्दोष हो, कोई उसके मन में छल भी ना हो, वो सच्चा प्यार करता हो, अपना प्यार वो सच्चा है ये बता, या आप तुम्हें दिखा कि उसके मन में जो प्यार है वो सच्चा है, साथ ही साथ वो अपने प्यार पर कायम है, अड़िग है, वो अपना प्यार आगे भी निभाएगा, प्यार पर अटल बना रहेगा। ठीक है, सभी बातें अच्छी है, सही है, और किसी भी तरह का कोई गलत तुम्हें नहीं दिखाई देता है तो भी, अब ये सारी चीज़ें सही है तो भी अभी इसी समय इसी क्षण जो भी उनको अभी निर्णय लेना है, जो क्रांति उनको करनी है कि शादी करना है अभी, तो भी तुम्हें उस स्थिति में दोनों को उस समय शादी करने से रोकना होगा। दोनों को क्या करना, तुम्हें क्या सुझाव देना होगा, क्या उनके लिए क्या करना होगा या उन्हें क्या समझाना होगा, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। लेखिका ने वहाँ पर कहा है कि तुम्हें क्या करना होगा, पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। तो तुम्हें पढ़ाई पूरी होने तक, जो अभी पढ़ाई तुमने शुरू की है ये पढ़ाई तो पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि आगे के जीवन में जीने के लिए पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई होना आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर तुम लोग शादी कर लेते हो तो सबसे पहले ये जो पढ़ाई है, ये सभी पढ़ाई का सारा जो काम है आगे वो ख़राब हो सकता है, वो पढ़ाई रुक सकती है, बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती है। तो सबसे पहले कि तुम्हें प्रतीक्षा करनी हो, इंतज़ार करना होगा। कब तक? जब तक पढ़ाई पूरी न हो सके, अपनी शिक्षा जो है वो पूरी जब तक न हो जाए तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक केवल तुम्हें क्या है, एक दोस्त बनकर, आपस में दोनों को एक दोस्त बनकर रहना होगा। दोस्त बने रह सकते हो तुम, दोस्त बनकर आपस में एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ रहो, एक अच्छे दोस्त बनकर अपना ये जो समय है, ये जो अवधि है, ये जो काल है, ये जो मिला हुआ पूरा जो समय मिलेगा उसको सही तरह से एक दूसरे के साथ बिताओ, एक दूसरे के साथ बने रहो। यही परामर्श, परामर्श का अर्थ होता है सलाह। ये सलाह तुम उन दोनों को दे सकते हो, दोनों को भी, रचना को भी और उसके कथित दोस्त को भी, जो उस वो लड़का जो उसका प्रेमी है उसको तुम दोनों को मिलकर ये सुझाव दे सकती है कि तुम दोनों अभी जो पढ़ाई करने वाले हो पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई के पूरे होने तक तुम दोस्त बने रहो, अच्छे से दोस्त बनो, एक दूसरों को समझो तब तक, और फिर दोस्त पढ़ाई होने के बाद तुम अपना फैसला ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, या तुम्हें उसके बाद निर्णय लेने की आज़ादी है। तब तक शादी मत करो या उस रास्ते पर मत जाओ जहाँ तुम अभी जाना चाहते हो। इस तरह का भी एक सुझाव लेखिका ने अपनी बेटी के माध्यम से रचना के लिए और समूचे हम कह सकते हैं किशोरियों को, युवतियों को यहाँ पर दिया है। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी, लेकिन ये भी जितना हम कह रहे हैं, जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। हम जितना समझते हैं उतनी सीधी बात नहीं है, ये भी उतनी सरल नहीं है। यहाँ पर भी तुम्हें क्या, सतर्कता, सतर्कता का अर्थ होता है सावधानी। यहाँ पर भी तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उसके कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा।
यहाँ पर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रचना को तुम्हें विश्वास में लेना होगा। और जो दोस्ती उन दोनों में बनेगी, बसेगी, होगी, उस दोस्ती के दौरान उसके बीच, उन दोनों के बीच कोई गलत कदम न उठाने का वायदा। वायदा का अर्थ होता है वचन, एक तरह का वचन, एक उनसे शब्द लेना होगा, उनसे वचन लेना होगा कि दोनों के बीच कोई ऐसे गलत कदम नहीं उठेगा, कुछ गलतियां नहीं होगी, ऐसा वायदा अगर लेती हो तो ही तुम उस बीच में, उसके बीच में ये कर सकती हो। अन्यथा सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है, या सब कुछ जो तुम सोचती हो या जिस उद्देश्य से तुमने ये सब कुछ किया है, शायद उसकी सफलता नहीं होगी अगर उन दोनों ने अपने बर्ताव को रोका नहीं या गलत कदम उठा लिए, तो शायद वो चीज़ें होगी नहीं। वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। लेखिका यहाँ पर समझाती है कि अगर ऐसा नहीं करते तो दूसरों की आग बुझ, मतलब तुम तो गई हो उसकी सहायता करने, उसकी मदद करने, उससे छुटकारा, उस परिस्थिति से छुटकारा देने के लिए, उसकी समस्याओं से दूर निकालने के लिए, ये सब करने की कोशिश, तुम्हारी इच्छा मंशा सही थी, सच्ची थी, सरल थी। तुम्हें आशा थी कि तुम्हारी सहेली जो कि कुछ गलतियां करने जा रही है और उसके कारण उसके आने वाले आगे की पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, गलत हो सकती है, दुखों में या दुखों से, तकलीफ़ों से भर सकती है। तो ये ना हो, यही तुम्हारी इच्छा थी, यही तुम्हारी मंशा थी। और उससे दूर कराने के लिए या उससे छुटकारा दिलाने के लिए तुमने ये सारी कोशिशें की थी, ये सारे प्रयास किए थे। लेकिन इन सारे प्रयासों की सफलता बस तुम्हारे ये जो तुम्हारे सहेली के उस वादे से जुड़ी हुई है। अगर वो वादा करती है कि कोई गलत कदम नहीं उठाएगी और दोस्ती सही तरह से दोस्ती के रूप में आगे बढ़ाएगी, कोई ऐसी चीज़ या ऐसी गलती नहीं होगी जिससे परेशानी हो सके। अगर ये होता है तो ही ठीक है, अगर नहीं होता है और वो कुछ गलत कदम उठा लेती है, तो शायद इस सभी का परिणाम या सभी का जो कारण है वो तुझ पर, या उसका दोष जो है वो तुझ पर आ जाएगा। तो तुम गई थी उसकी मदद करने के लिए, लेकिन जो उसने कार्य किया उसके कारण जो परिणाम निकल कर आए, उस परिणामों से तकलीफ जो है वो तुम्हें झेलनी पड़ सकती है। उससे जो अनहोनी होगी, उसके जो परिणाम होंगे, ये तुम्हें भुगतने पड़ सकते हैं। ये भी असंभव बात नहीं, मतलब ये होगा ही नहीं ऐसा नहीं, ये भी संभव हो सकता है, ऐसा लेखिका को यहाँ पर लगता है। और वही बात वो अपनी बेटी को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा है। और लेखिका ने उन्हें कहा कि ये देखो, ये इतनी आसान बातें नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, ये असलियत है, यह जीवन है, और जीवन में ये सारी सभी जटिलताएं हैं, सम्मिलित है। इतनी कोई भी बात सीधी नहीं है, कोई भी बात सरल नहीं है। हम जिस तरह से उसे देखते हैं, जिस तरह से उसे समझते हैं, जिस तरह से उसका आकलन करते हैं, वो उतना ही और ज़्यादा जटिल होती जा रही है। हमें लगता है कि हम उसे इतने आसानी से छुड़ा सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं, तो हमारी भूल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी मुश्किलें उसमें भरी होती हैं। और यह इन सभी से अगर हमें दूर या इन सभी से सही रास्ता निकालना है, तो उस तरह की सोच समझ हम में होनी चाहिए। जिनमें ये सोच समझ नहीं है, तो वो सही अर्थ में उसमें कोई रास्ता निकल पाने में सफल नहीं हो पाते। और लेखिका यही कह रही है अपनी बेटी से कि सही मायने में तुम्हारी सोच समझ की ये परीक्षा होगी। तुम्हें इन सभी के बारे में तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें देखना होगा कि क्या परिस्थिति है। मैं सिर्फ तुम्हें इसके बारे में आगाह कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकती हूँ, लेकिन जो कुछ करना है, अपने सहेली का साथ देना है, नहीं देना है, किस हद तक देना है, किस तरह से देना है, क्या
कुछ करना है क्या नहीं करना है, किसमें उसका हित है किसमें अहित है, ये सभी बातों की सोच तुम्हें रखनी है। तुम्हें इन सभी बातों को समझना होगा और तुम सोच समझ कर हर एक चीज़ के बारे में फैसला कर सकते हो। एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी को हो इसलिए ही दी जा रही है। अब लेखिका ने अंत में एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि ये सभी सलाह, ये सभी चीज़ें, तुम ये मत समझना कि तुम एक लड़की हो, बेटी हो, इसीलिए मैं तुम्हें इन सभी चीज़ों को, इन सावधानियों को, इन तरह के रास्ते से या ये जो पैर फिसलना, इन सभी बारीकियों के बारे में आगाह कर रही हूँ। तुम्हें ही, बेटियों को ही इस तरह की सलाह दी जाती है या दी जा रही है, ऐसा मत कभी भी मत समझना। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी, यही सलाह सिर्फ बेटी को ही नहीं, अगर बेटा हुआ और इस स्थिति में हुआ तो वो सलाह बेटे को भी दी जा सकती है या देनी चाहिए या देगी। हर कोई, अगर जो माँ है वो अपने बेटे की भलाई चाहती है तो वो बेटे को भी ऐसे ही इसी तरह की सलाह देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये भावनाओं से जुड़ी है और ये जो उम्र है वो उम्र, लेखिका ने पहले ही कहे हैं, अल्लड़ है, ना समझ है, भोली भाली उम्र है। इस उम्र में ये सारी बातें, जीवन की ये जो आगे की कठिनाइयाँ, उससे जुड़े ये सारे चीज़ें, वो इस उम्र में कोई भी युवक युवती समझ नहीं पाते और उस नासमझी के कारण वो बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, भूले कर बैठते हैं। जिस मूल्यों को देखकर ये सभी करते हैं, उस परिवेश में वे रहते नहीं है। जिस परिवेश में वो रहते हैं उस परिवेश में उन मूल्यों की कोई कीमत नहीं है। और इसी तरह से ये बातें वो जब तक समझते नहीं हैं तब तक ऐसी समस्याओं से वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते या उस समस्याओं से वो दूर नहीं भाग सकते। इस समस्याओं से उन्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। ये यहाँ पर हमें समझना होगा और इसीलिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर उन्हें इन सभी चीज़ों से बचना है तो निश्चित तौर पर जीवन की इन सच्चाइयों को, इन जटिलताओं को, इन समस्याओं को, दुखों को, तकलीफों को या जीवन की वास्तविकता को समझना होगा। असल में जीवन क्या है ये समझना होगा। कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है जीवन। यही लेखिका को यहाँ पर बताना है। हर चीज़, हर फैसला, और जो अहम फैसले होते हैं खास करके, वो तो बड़ी सोच समझकर लेने वाले फैसले हैं। कोई आवेग में आकर जल्दबाजी में फैसला लेना कितना घातक साबित हो सकता है, कितना तकलीफ देने वाला साबित हो सकता है, यह बात लेखिका ने हमारे सामने रखी है। इस तरह से अपनी बेटी के माध्यम से समूचे युवतियों को, समूचे किशोरियों को यहाँ पर लेखिका ने जो समझ दी है, एक माँ की तरह, एक सहेली की तरह जो खुलकर बातें कही है, वो निश्चित तौर पर सभी के लिए लाभदायक है। लेखिका पत्र के समापन में जो कह रही है, देखिए, मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। अगले पत्र में जानकारी देगी ना। देखिए, वो अंत में समारोप करते हुए, पत्र का समारोप करते हुए अपना बेटी से, सुगंधा से कहती है कि मैं ये जो सभी सिचुएशन है, इसका अंतिम परिणाम क्या निकला इसकी प्रतीक्षा करूँगी। मतलब क्या तूने किस तरह से डिसीजन लिए, क्या क्या किया और परिस्थितियाँ क्या उससे वो निभर पाई, नहीं उभर पाई, क्या हुआ, क्या बदला, सही गलत जो भी कुछ हो, उसके परिणामों की मैं प्रतीक्षा करूँगी, इंतज़ार करूँगी। और तुम उसके बारे में निश्चित तौर पर जब अगला पत्र लिखोगी तो उसके बारे में मुझे जानकारी दोगी। और शायद उन्हें विश्वास है कि वो देगी, लेकिन उन्होंने प्रश्नात्मक रूप में दोगी ना, इस तरह का सवाल डालकर पत्र को समाप्त किया है और अंत में लिखा है, तुम्हारी माँ। इस तरह से पत्र का समापन वहाँ पर कर दिया है। और ये जो पत्र हमारे पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किया गया है, सुनो किशोरी, यह जो पत्र संग्रह है, इस पत्र संग्रह से इस पत्र को लिया गया है।
तो इस तरह से ये जो पाठ है हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया, बहुत ही सुंदर और हमारी भावनाओं को, हमारी स्थितियों को प्रदर्शित करने वाला एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में रचनाकार आशा रानी होरा जी ने जिस तरह का मार्गदर्शन किया है, एक सही मार्गदर्शन, या इस उम्र में जिस तरह की भाषा या जिस तरह की स्थितियों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद मार्गदर्शन होना चाहिए, उसी तरह का मार्गदर्शन किया है। आशा है कि हम सभी के लिए ये जो मार्गदर्शन है, ये जो विचार है, आगे चलकर हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो और निश्चित ही परीक्षा के लिए भी ये पाठ याद रखें, समझने में आसानी हो। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है, यहाँ पर हम रोकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के माध्यम से। धन्यवाद।